Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 12th May 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download April 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about India's Afghanistan policy, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. तो देखिए, इस आर्टिकल को समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो आप सबको पता है कि इन 2001 ऑन 11 सितंबर देयर वाज एन अटैक इन यूएस ऑन इट्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, और इस अटैक को करवाने वाला जो टेररिस्ट ग्रुप था वो था अल-कायदा और इसका लीडर था ओसामा बिन लादेन। तो उसके बाद यूएस डिमांडेड ओसामा टू बी हैंडेड टू द यूएस, और ये ओसामा बिन लादेन अफ़गानिस्तान के अंदर छुपा हुआ था। इसी एरिया में उम्मीद की जा रही थी कि अफ़गानिस्तान या आसपास के एरिया में ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ है, और ओसामा बिन लादेन ऑपरेट कर रहा था विथ हेल्प ऑफ तालिबान। तो तालिबान आप समझ लीजिए कि एक तरह का कल्चरल आउटफिट है, एक रेडिकल कल्चरल आउटफिट है। देखिए, जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं ना वेस्ट एशिया के अंदर या अफ़गानिस्तान के अंदर, ये अपने आप को कहते हैं कि हम कल्चरल यूनिट हैं, हम तो कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे आप पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह के हैं, जैसे जमात उद दावा का लीडर जो है हाफिज़ सईद, वो ये थोड़ी कहता है कि मैं टेररिज्म फैला रहा हूँ, वो तो कहता है कि हम अपने धर्म अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड इन द नेम ऑफ कल्चर, इन द नेम ऑफ देयर ट्रेडिशन, वो फिर वो टेररिज्म एक्सट्रीमिज़म को फॉलो करते हैं। तो इसी तरीके का एक यूनिट है कल्चरल एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप अफ़गानिस्तान का, वो है तालिबान। और तालिबान के हेल्प से ओसामा बिन लादेन ने, जिसकी ऑर्गेनाइजेशन है अल-कायदा, उसने यूएस के ऊपर इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक को कंडक्ट कराया। तो यूएस ने तालिबान से कहा कि भाई हमें ओसामा हैंड ओवर कर दो, हम कुछ और नहीं करेंगे, हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन तालिबान ने ऐसा नहीं किया। इट रिफ्यूज टू हैंड ओवर ओसामा बिन लादेन टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और फिर अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि उस टाइम में अफ़गानिस्तान के ऊपर तालिबान ही रूल कर रहा था, पॉलिटिकल कंट्रोल तालिबान का ही था। तो फिर अमेरिका ने कहा ठीक है, इफ़ यू डिड नॉट एक्सेप्ट माय वार्निंग, तुमने ओसामा को हैंड ओवर नहीं किया। तो उसके बाद अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, और इस ऑपरेशन में यूएस ने लीड किया, लेकिन बाकी कई सारे नेटो ग्रुप्स के कंट्रीज़ ने, जैसे कि यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने मेंबर्स भेजे, और फिर अफ़गानिस्तान के ऊपर मिलिट्री एक्शन लिया गया। दिस मिलिट्री एक्शन वाज लेड बाय यूएस आर्मी। और प्लान ऐसा था इस ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम का कि तालिबान को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा अफ़गानिस्तान में, वहाँ पे एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट लेकर के आएंगे, ओसामा बिन लादेन को पकड़ लिया जाएगा, और ओसामा बिन लादेन को फिर मार करके और उसके ऑर्गेनाइजेशन अल-कायदा को ख़त्म कर दिया जाएगा, और इसके साथ ही साथ जो वेस्ट एशिया के अंदर टेररिज्म का प्रॉब्लम है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो दिस वॉज द प्लान बिहाइंड ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये जो पूरा का पूरा प्लान था अफ़गानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन का, इसको नाम दिया यूएस ने अफ़गानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन, कि हम वहाँ पे इलेक्शन कराएंगे, फिर वहाँ पे डेमोक्रेसी लेकर के आएंगे, उस एरिया का डेवलपमेंट कराएंगे, और इसी पर्पस से अमेरिकी सोल्जर्स को वहाँ भेजा गया था और इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाए। 2001 में अमेरिकी सोल्जर्स गए थे अफ़गानिस्तान के अंदर ये ऑपरेशन लॉन्च करने, लेकिन लगभग 20 साल बीत गए और अफ़गानिस्तान के अंदर वो तालिबान से लड़ते रहे इन डिफरेंट पोर्शंस ऑफ अफ़गानिस्तान। बहुत सारे एरिया को यूएस फोर्सेस ने कैप्चर भी कर लिया वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन भी कंडक्ट कराया, वहाँ पे एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार भी उन्होंने बना दिया अंडर अशरफ घानी, अभी जो उनके प्रेसिडेंट हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि तालिबान अभी भी पावरफुल है अफ़गानिस्तान के अंदर, तालिबान पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। तो कहीं भी बम अटैक कर देते हैं वो लोग, कहीं भी कुछ और टेररिस्ट अटैक कर देते हैं, तो स्टिल दे आर हैविंग ह्यूज कंट्रोल, एंड दैट कंट्रोल दे आर ऑफ कोर्स विल्डिंग थ्रू वायलेंस। तो दे आर स्टिल हैविंग ह्यूज कंट्रोल ऑन लार्ज टेरिटरी ऑफ अफ़गानिस्तान। और 20 साल बीत चुके हैं अब इस इवेंट को हुए, अमेरिकी सोल्जर्स वहाँ पे 20 साल से हैं।
तो अब धीरे धीरे अमेरिका कोशिश कर रहा है कि क्यों ना अब इस वॉर को ख़त्म किया जाए। आप देखिए कि इतनी कोशिशों के बावजूद भी ये वाइट कलर से जो हमने रिप्रेजेंट किया है वही एरिया ऐसा है जो अमेरिकी सोल्जर्स ने पूरी तरह से तालिबान के कंट्रोल से रिगेन किया है, कैप्चर किया, और यहीं पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो सरकार है अंडर अशरफ घानी, उनका राज चलता है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। जबकि रेड वाला एरिया है वहाँ पर पूरी तरह से तालिबान का कंट्रोल है, और जो रेड जो बाकी जो अलग अलग कलर्स हैं वहाँ पर पार्शियली तालिबान का और पार्शियली सरकार का कंट्रोल है। तो आफ्टर 20 years of war, now US has realized that it is almost impossible to end Taliban in Afghanistan because they know the local conditions better than American soldiers, and that is why now US has started to pull its soldiers out of Afghanistan। और इसके लिए उसने तालिबान के साथ एक पीस टॉक भी स्टार्ट कर दिया कि ठीक है भाई, अब हम वापस जाना चाहते हैं, क्यों ना हम मिल करके कुछ एक बेसिक अग्रीमेंट साइन कर लें रिगार्डिंग पीस, डेमोक्रेसी, किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम हो कि फ्यूचर में अफ़गानिस्तान के अंदर लार्जली पीस रहे और मतलब वहाँ पे ट्रैंक्विलिटी रहे, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चले। अब आखिर आपके मन में सवाल उठता है, जब भी मैं इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लास लेता हूँ तो स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कि सर अगर अमेरिका को बाहर निकलना है तो निकल जाए, अपने सोल्जर्स को वापस बुला ले, उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर पीस है कि नहीं है, वहाँ पे केओस है या क्या है। तो देखिए इसका कारण बड़ा ही लॉजिकल है। अमेरिकी सोल्जर्स 20 साल तक रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, और कोशिश उनकी क्या थी कि अफ़गानिस्तान के अंदर से एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म कर दिया जाए, तालिबान को ख़त्म कर दिया जाए, वहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार लेकर के आए और उसको पूरी तरह से एक मॉडर्न स्टेट बना दिया जाए, वहाँ पे डेवलपमेंट लाया जाए, डेमोक्रेसी लाई जाए। लेकिन अब जब अमेरिकी सोल्जर्स वापस आना चाहते हैं, सरकार अमेरिका की जब अमेरिकी सोल्जर्स को वापस बुलाना चाहती है तो कुछ तो फेस सेविंग मेजर्स लेने होंगे, मतलब कुछ तो ऐसा करना होगा अफगानिस्तान के अंदर जिसको अमेरिका पूरी दुनिया भर में दिखा सके कि भाई 20 सालों में हमने अफगानिस्तान के अंदर रह के ये अचीवमेंट हासिल किया है। आप इस तरह से सोचिए कि 2001 से पहले भी तालिबान था वहाँ पे, और अब जब ये लौट करके आएंगे तो भी वहाँ पे तालिबान का पावर रहेगा, तो फिर अमेरिका क्या जवाब देगा पूरी दुनिया को? कुछ तो आप समझिए लॉजिकल फेस सेविंग आर्गुमेंट्स देने होते हैं लोगों को, पूरी दुनिया भर की कंट्रीज को, कि हमने किया क्या 20 सालों में। तो अब ये किसी तरीके से तालिबान के साथ एक एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं जिसमें वो तालिबान को कन्विंस करना चाहते हैं कि वायलेंस छोड़ दो, पीसफुल तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करो, ताकि जब ये अपने सोल्जर्स को वापस बुलाएं तो पूरी दुनिया भर में ये क्लेम करें कि हमने कुछ स्टेबल सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है अफगानिस्तान के अंदर। तो इस कारण से ये तालिबान के साथ अमेरिका और अमेरिकन गवर्नमेंट नेगोशिएट कर रही है बिफोर पुलिंग इट्स सोल्जर्स कंप्लीटली आउट ऑफ अफगानिस्तान। तो इस तरह का इनिशिएटिव जो लास्ट प्रेसिडेंट थे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे इनसे जो बिडेन से पहले, उन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया। उन्होंने एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जालमे खालिलजाद को अपॉइंट किया फॉर द सेक ऑफ नेगोशिएटिंग विथ तालिबान, और तालिबान के साथ नेगोशिएट करके एक मोर और लेस डील साइन हो गई अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है और यूएस के बीच में, कि किस तरीके से यूएस सोल्जर्स धीरे धीरे बाहर निकलेंगे अफगानिस्तान से और किस तरीके से तालिबान धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनेगा इन अफगानिस्तान। तो इसके साथ ही ये जो यूएस सोल्जर्स का पुल आउट का प्रोसेस था फ्रॉम अफगानिस्तान वो स्टार्ट हो गया। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप हट गए एज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस साल जनवरी में फिर नए यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ने कमान संभाली है। सो नाउ द प्रोसेस ऑफ पुलिंग अमेरिकी सोल्जर्स आउट ऑफ अफगानिस्तान इज बीइंग टेकन फॉरवर्ड अंडर लीडरशिप ऑफ जो बिडेन। तो अब जरा देखते हैं करंट सिनारियो में आ जाते हैं, जो बिडेन के अंदर क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। सो यूएस फोर्सेस हैव नाउ स्टार्टेड टू पुल आउट ऑफ अफगानिस्तान, और जो बिडेन ने अनाउंस किया हाल फिलहाल में कि यूएस पूरी तरह से अपने सोल्जर्स को विड्रॉ कर लेगा बाय 11 सितंबर 2021। ये जो दिन तारीख है 11 सितंबर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी तारीख को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था इन 2001। तो जब 20 साल पूरे हो जाएंगे ऑन 20th anniversary of 9/11 attack on United States of America, the US soldiers will completely pull out of Afghanistan.
अभी भी अगर आप बात करें तो अफगानिस्तान के अंदर लगभग 2,500 से 3,500 तक अमेरिकी सोल्जर्स हैं, लेकिन उनका मेन काम अब तालिबान से लड़ना नहीं है. These American soldiers of 2,000 to 3,500, these US soldiers are mainly engaged in ट्रेनिंग द अफगानिस्तान नेशनल फोर्सेज. जो वहाँ के नेशनल फोर्सेज हैं उनको ट्रेन करने में ये लोग लगे हुए हैं, ताकि जब अमेरिकी सोल्जर्स वापस चले जाएं तो ये अफगानिस्तान के जो सोल्जर्स हैं वो वहाँ पे पीस, सेफ्टी, सिक्योरिटी बना के रखें, स्पेशली अगेंस्ट तालिबानी अटैक. क्योंकि तालिबान के अंदर भी तो अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरीके के ग्रुप है. ऐसा मत समझिए कि तालिबान एक प्लेन मोनोलिथिक ब्लॉक है. तालिबान के अंदर भी कई सारे ग्रुप्स हैं. कुछ ग्रुप आज भी नेगोशिएशन में नहीं है, कुछ ग्रुप आज भी बमबाजी करता है, कुछ ग्रुप आज भी वायलेंस में इन्वॉल्व होता है. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम. सो अभी भी एक ग्रुप ऑफ तालिबान के साथ पीस डील हुई है अमेरिका की, बट देयर आर सो मेनी अदर फैक्शंस ऑफ तालिबान हु आर स्टिल एंगेज्ड इन वायलेंस. तो आखिर अब ये समझते हैं कि वाई यूएस इज पुलिंग इट्स फोर्सेज आउट ऑफ अफगानिस्तान. आखिर क्या ऐसी बात हो गई कि द यूएस हैज़ नाउ डिसाइडेड टू पुल इट्स फोर्सेज कंप्लीटली आउट ऑफ अफगानिस्तान. तो सबसे पहला कारण है डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्सन. देखिए, जब 2001 में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम लॉन्च किया गया था, उस टाइम में जो एवरेज अमेरिकन था, जो अमेरिका का टैक्स पेइंग सिटीजन था, सबके मन में था कि हम बदला लेंगे. एन एवरेज अमेरिकन, एन एवरेज टैक्स पेइंग सिटीजन ऑफ अमेरिका वांटेड टू टेक रिवेंज, कि हमारे देश पर इस तरह का अटैक हुआ है, हमें बदला लेना है. और इस कारण से जब अमेरिकी सरकार ने फैसला लिया कि इट विल सेंड इट्स सोल्जर्स इन अफगानिस्तान अगेंस्ट ओसामा बिन लादेन, सो द गवर्नमेंट गॉट अ ह्यूज सपोर्ट. उस टाइम में जॉर्ज बुश थे प्रेसिडेंट, और सरकार को मेजर सपोर्ट मिला वहाँ के लोगों से. लेकिन अब 20 साल बीत चुके हैं, धीरे धीरे जो रिवेंज वाली फीलिंग थी वो कम हो गई है. नाउ पीपल आर फेड अप विद दिस वॉर और उसका अननेसेसरी खर्चा. तो ये जो प्रोलॉन्ग्ड मिलिट्री इंटरवेंशन का जो अननेसेसरी खर्चा है लोगों का, उससे अब लोग फेड अप हो चुके हैं. लोग टैक्स भरते हैं अमेरिका में और उस पैसे का इस्तेमाल हो रहा है अमेरिकी सोल्जर्स के लिए इन अफगानिस्तान. कई सारे कैजुअलिटीज़ भी होती रही ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. कई सारे अमेरिकी सोल्जर्स जख्मी हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, मारे जाते हैं इन अफगानिस्तान. तो अब अमेरिकी लोग जो हैं, जो एवरेज सिटीजन है वहाँ का, वो परेशान हो गया. उसके मन से वो रिवेंज वाली बात खत्म हो गई. समझिए तो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ अमेरिकन सिटीजन्स आ चुके हैं और उनके मन में रिवेंज वाली बात खत्म हो चुकी है. नाउ दे आर फेड अप विद दिस वॉर एंड दे सिंपली वांट टू पुल देयर फोर्सेस आउट ऑफ अफगानिस्तान. और यही कारण है कि धीरे धीरे वहाँ की सरकार पे एक तरह का पॉलिटिकल कंपल्सन बन रहा है कि अफगानिस्तान वॉर को खत्म करो. और इस कारण से डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोसेस स्टार्ट किया था, जिसको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे जो बिडेन अपने सोल्जर्स को अफगानिस्तान से बुला करके. दूसरा है चाइना फैक्टर. देखिए, 21st सेंचुरी में 2001 में जब यूएस के ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद यूएस ने वेस्ट एशिया में अपना फोकस इंक्रीज कर दिया अफगानिस्तान के अंदर. उसके 2 साल बाद आपको पता है 2003 में उन्होंने इराक के ऊपर अटैक किया, सद्दाम हुसैन को हटाया. तो देयर फोकस वाज कंप्लीटली इन वेस्ट एशिया. उसके बाद अरब स्प्रिंग में उन्होंने अलग अलग जगहों पे इंटरवेंशन किया, चाहे लीबिया हो, इजिप्ट हो. तो देयर फोकस वाज कंप्लीटली इन वेस्ट एशिया. लेकिन हुआ क्या है कि ऑन द इंडो पैसिफिक साइड, स्पेशली इन द साउथ चाइना सी, China has emerged as a powerful country who has been challenging dominance of US in द इंडो पैसिफिक रीजन. और यूएस का उधर ध्यान नहीं रहा, लेकिन अब चाइना एक मेजर थ्रेट बन के निकल रहा है. चाहे वो इकोनॉमी डोमिनेंस की बात हो, चाहे स्ट्रेटजिक डोमिनेंस की बात हो, चाइना यूएस के डोमिनेंस को चैलेंज कर रहा है. और यही कारण है कि यूएस वापस से अपना फोकस वेस्ट एशिया से निकाल करके इंडो पैसिफिक में शिफ्ट करना चाहता है. और इसी कारण से अब यूएस ने फैसला लिया है कि जो भी अफगानिस्तान का वॉर है उसको खत्म करो, बिकॉज नाउ यूएस वांट्स टू फोकस मोर ऑन इंडो पैसिफिक एंड काउंटर चाइना. और इसी कारण से यूएस की पॉलिसी जो है, आजकल आप उसकी फॉरेन पॉलिसीज देखेंगे तो इट इज मोर इन डायरेक्शन ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन. फॉर एग्जांपल, अगर हाल फिलहाल की फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए तो दैट वाज रिगार्डिंग फॉर्मलाइजेशन ऑफ क्वाड, दैट इज ऑल्सो रिगार्डिंग काउंटरिंग और कंटेनमेंट ऑफ चाइना एंड फोकस ऑन द इंडो पैसिफिक रीजन. बट हाल फिलहाल में आप यूएस की कोई भी फॉरेन पॉलिसी नहीं देखेंगे जो वेस्ट एशिया फोकस्ड हो, क्योंकि वेस्ट एशिया नो लॉन्गर इज इन द प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ यूएस. तीसरा कारण वाई वेस्ट एशिया इज नो लॉन्गर इन द प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ यूएस, वो है ऑयल एंड नेचुरल गैस की प्रोडक्शन, बम्पर प्रोडक्शन इन द यूएस इटसेल्फ. देखिए, पूरा का पूरा वेस्ट एशिया
क्यों इंपॉर्टेंट है यूएस के लिए, क्यों था इंपॉर्टेंट, क्यों यूएस वहां पे इतना इंटरेस्ट लेता था, क्यों सऊदी अरबिया के साथ उसने अपने इतने अच्छे संबंध बनाए थे, क्यों ईरान के अगेंस्ट हॉस्टिलिटी रखता। उसके पीछे एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण है ऑयल एंड नेचुरल गैस। ऑयल एंड नेचुरल गैस में वेस्ट एशिया काफी रिच है और इस कारण से यूएस ऑलवेज हैड सम स्पेशल इंटरेस्ट इन दिस एरिया। तो किसी के साथ दोस्ती करता था, किसी पे अटैक कराता था, लेकिन अब यूएस ने खुद के देश के अंदर एक स्पेशल टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है ऑयल एंड नेचुरल गैस को एक्सप्लोर करने के लिए, और उस टेक्नोलॉजी का नाम है हाइड्रोलिक फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी। और इस हाइड्रोलिक फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी के मदद से यूएस खुद ही अपने देश के अंदर बहुत सारे ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोड्यूस कर रहा है जो उसकी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए सफिशिएंट है। और इसी कारण से अब यूएस इज लूजिंग इट्स इंटरेस्ट इन वेस्ट एशिया बिकॉज इट नो लॉन्गर रिक्वायर्स ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्रॉम वेस्ट एशिया। अब ये हाइड्रोलिक फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी मैंने अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में ऑलरेडी कवर किया हुआ है, लेकिन उसको कवर किए हुए लगभग 1.5 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो अगर आपको याद आ रहा है हाइड्रोलिक फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी देन इट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाइड्रोलिक फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी मुझे फिर से डिस्कस करना चाहिए तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। मैं इस हाइड्रोलिक फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी को डिस्कस करूंगा इन माई न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ टुमारो इफ नीडेड। तो hydraulic fracking technology is also a factor behind US losing interest in West Asia and pulling its forces out of Afghanistan and other West Asian region. अब इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो जरा समझते हैं। तो इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको समझने के लिए पहले हमें अफगानिस्तान के अंदर का सिनेरियो समझना होगा। देखिए, अफगानिस्तान के अंदर दो मेन प्लेयर हैं, तालिबान और अफगानिस्तान की जो सरकार है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अंडर अशरफ घानी। और ये जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है इसको वहाँ पे स्टैब्लिश कराया है अमेरिकी सोल्जर्स ने। और जो तालिबान वहाँ के फाइटर मुजाहिदीन्स हैं, जो टेररिस्ट रेडिकल ग्रुप हैं, वो उनको इनडायरेक्टली सपोर्ट मिलता है पाकिस्तान का, खासकर पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी का। और पाकिस्तान तालिबान को क्यों सपोर्ट करता है, पाकिस्तान की ISI क्यों तालिबान को सपोर्ट करती है, ताकि तालिबान की मदद से वो इंडिया के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, खासकर जम्मू एंड कश्मीर में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रमोट कराए। और यही कारण है कि इंडिया अपना पूरा का पूरा सपोर्ट अफगानिस्तान गवर्नमेंट को देता रहा है और इंडिया हमेशा से ही अगेंस्ट रहा है तालिबान को कोई भी पावर देने के प्रोसेस में, कि तालिबान को किसी भी तरीके का पावर नहीं दिया जाना चाहिए। तालिबान इज ए रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ग्रुप एंड इट शुड बी केप्ट आउट ऑफ पावर। अगर तालिबानी फाइटर्स को, मुजाहिदीन को पॉलिटिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व होना है तो वो आए, इलेक्शन लड़े और तभी पावर का एंजॉय करें। दे शुड नॉट बी गिवन एनी डायरेक्ट पावर शेयरिंग। लेकिन अब तो आपको पता है कि अमेरिका ने खुद ही बात करने शुरू कर दी है तालिबान से कि यार ठीक है यार बैठो, तुम्हें कुछ पावर दे देंगे और तुम असल अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ मिल करके अफगानिस्तान को चलाना। तो अब सिनेरियो बदल चुका है। अब इंडिया का जो पुराना स्टैंड था कि नहीं तालिबान को पूरी तरह से पावर सिस्टम से बाहर रखना है, वो स्टैंड वैसे भी काम नहीं करने वाला, क्योंकि अमेरिका ने ही पीस एग्रीमेंट में तालिबान को कुछ पावर शेयरिंग की प्रोमिसेस कर दिए हैं। तो अब एक बात तो तय है कि यूएस सोल्जर्स आर पुलिंग आउट ऑफ अफगानिस्तान एंड तालिबान विल गेट सम पॉलिटिकल पावर इन अफगानिस्तान। तो उससे इंडिया के इंटरेस्ट पे क्या क्या असर पड़ सकता है, व्हाट माइट बी द पॉसिबल इंपैक्ट ऑन इंडिया आफ्टर यूएस पुल आउट फ्रॉम अफगानिस्तान। सबसे बड़ा कारण हो सकता है, सबसे बड़ा इंपैक्ट हो सकता है इंक्रीज इन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। जब तालिबान वापस से प्रोएक्टिव हो जाएगा, ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा यूएस सोल्जर्स के वापस जाने के बाद, तो फिर पाकिस्तान इसका इस्तेमाल कर सकता है हमारे देश के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रमोट कराने में। उसके अलावा अफगानिस्तान के अंदर चाइना का इन्फ्लुएंस भी बढ़ सकता है, क्योंकि जब वहाँ पे पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, वंस यूएस पुल्स आउट, तालिबान कम्स इनटू पावर, एंड तालिबान और पाकिस्तान का तो बहुत पहले से उनका याराना रहा है, दे हैव बीन इन नेक्सस राइट सिंस द बिगिनिंग। जब से तालिबान फ्लोट हुआ है 1996 से, उसके पीछे कारण ही है पाकिस्तान की ISI। तो तालिबान और पाकिस्तान का नेक्सस है ही, और जब तालिबान को पावर मिल जाएगा अफगानिस्तान के अंदर, तो फिर चाइना का भी इन्फ्लुएंस थ्रू पाकिस्तान बढ़ जाएगा अफगानिस्तान के अंदर। हो सकता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को एक्सटेंड करके उसमें अफगानिस्तान को भी इंक्लूड कर लिया जाए। हाल फिलहाल में आपको पता ही है कि ईरान के साथ ऑलरेडी $400 बिलियन का डील साइन कर चुका है चाइना। तो इससे होगा क्या कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है, पाकिस्तान, तालिबान और ईरान, ये सब प्रो चाइना हो जाएंगे।
और जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अप्रोच रही थी कि हम अफगानिस्तान सरकार के साथ मिलकर के और ईरान सरकार के साथ अच्छे संबंध बना करके पाकिस्तान को बीच में सैंडविच कर देंगे, जिसको सैंडविच पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी कहते हैं, पाकिस्तान को दोनों तरफ से हम कोई भी सपोर्ट नहीं मिलने देंगे, वो फॉरेन पॉलिसी कहीं ना कहीं फेल हो जाएगी। एंड ओवरऑल देयर विल बी एडवांटेज टू पाकिस्तान, पाकिस्तान विल हैव मोर इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान एज कंपेयर्ड टू इंडिया। तो ये सब प्रॉब्लम्स आने वाले टाइम में इंडिया को उठाना पड़ सकता है आफ्टर यूएस पुल आउट फ्रॉम अफगानिस्तान। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द आवर टेलीग्राम ग्रुप। अभी देखिए इस क्वेश्चन, ये जो पूरा का पूरा आर्टिकल है, इस आर्टिकल को लिखा है सी राजा मोहन साहब ने, और इस आर्टिकल के लिए या इस क्वेश्चन के लिए एक बहुत ही एप्रोप्रिएट कंक्लूजन उन्होंने खुद ही दे रखा है। तो आप कंक्लूजन में इनका नाम लिख करके ये कंक्लूजन लिख सकते हैं, इससे आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे। आप जब भी किसी स्कॉलर को कोट करते हैं कि अकॉर्डिंग टू हिम दिस इज द इशू, तो आपको हमेशा बेहतर मार्क्स मिलते हैं। तो आप लिख सकते हैं इस तरह का सवाल होकर कि डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान, व्हाट माइट बी द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑन इंडिया ऑफ यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान। इस तरह का अगर सवाल हो तो आप इस तरह का कंक्लूजन लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सी राजा मोहन, फॉर नाउ अमेरिका इज लीविंग अफगानिस्तान एंड इंडिया will have to live with the consequences that include return of Taliban to power in Kabul. India needs to revisit its Afghanistan policy and must keep check on the border terrorism sponsored by the Taliban. ये कंक्लूजन एज इट इज़ रट लो, अफगानिस्तान पे सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, एज इट इज़ मेंशन कर देना आफ्टर राइटिंग नेम ऑफ सी राजा मोहन, यू विल fetch better marks. The next article is taken from international segment. It is about Chinese rocket in Indian Ocean, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. सो इस आर्टिकल का बैकग्राउंड तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इससे रिलेटेड 2 आर्टिकल ऑलरेडी हम देख चुके हैं, जहाँ मैंने आपको बताया कि चाइना एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च कर रहा है, और इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लॉन्च करने के लिए जो उसका पहला पार्ट है तियानहे मॉड्यूल, उसको लॉन्च करने के लिए चाइना ने एक रॉकेट भेजा। उस रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट। ये रॉकेट भेजा गया था ऑन 29 अप्रैल 2021, तो मैंने उस दिन भी इस आर्टिकल को कवर किया था। फिर मैंने 6 मई को बताया ये जो रॉकेट है लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट, इसने तियाने मॉड्यूल को तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़ दिया है, लेकिन अब ये रॉकेट वापस से हमारे अर्थ की तरफ अनकंट्रोल्ड तरीके से गिर रहा है। और उस टाइम में मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि 10 मई के आसपास हमारे अर्थ सरफेस पे गिर जाए, और गिरने के कारण कहीं ना कहीं अर्थ के ऊपर कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट कर सकता है, लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर किसी भी इनहैबिटेड एरिया में वो गिरे तो लोगों की जान भी जा सकती है। और चाइना ने क्या क्लेम किया था कि ये जो लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट है, इसका बर्न्ड पार्ट या डेब्रिस वो एटमॉस्फेयर में ही जल जाएगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, इट विल नॉट हिट द अर्थ सरफेस। तो ऐसा क्लेम किया था, लेकिन अब देखते हैं हुआ क्या है। हुआ यूं है कि ये जो रॉकेट था लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट, ये कुछ हद तक तो एटमॉस्फेयर में जल गया जैसा चाइना ने कहा था, लेकिन उसके बावजूद भी ये मालदीव से थोड़ा सा ऊपर आकर के इंडियन ओशन के अंदर गिरा है। तो चूंकि इंडियन ओशन में गिरा है इसलिए ये सेफली लैंड हो गया है, कहीं किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन किसी भी लैंड पे भी गिर सकता था और नुकसान पहुंचा सकता था। और इसी कारण से अब चाइना की बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है पूरे दुनिया भर में, खासकर यूएस की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसने चाइनीज स्पेस एजेंसी के इस इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के लिए उसको क्रिटिसाइज किया है। प्रॉब्लम क्या है कि चाइना इस तरह के जो अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाला है, इसके लिए इस तरह का वो 10 और मिशन आने वाले 1 साल में भेजने वाला, तो मतलब इस तरह के 10 और रॉकेट हाफ बर्न्ड फॉर्मेट में अर्थ के ऊपर गिरेंगे, तो कहीं भी गिर सकते हैं। तो इसी कारण से हमें रेस्पॉन्सिबल स्पेस बिहेवियर को डेवलप करने की जरूरत है। ये टर्म बार बार इस्तेमाल हो रहा है, रेस्पॉन्सिबल स्पेस बिहेवियर, तो मुझे लगता है कि इस पर सवाल पूछा जा सकता है। रेस्पॉन्सिबल स्पेस बिहेवियर, इस पर आपको ये चाइना वाला एग्जाम्पल तो लिखना ही लिखना है, साथ ही साथ आप कोट कर सकते हैं कि कैसे स्पेस के अंदर डेब्रिस बढ़ रहा है, मलबा बढ़ रहा है, और उसके पीछे इंडिया को भी एक बार क्रिटिसाइज किया था नासा ने कि कैसे हमने एंटी सैटेलाइट मिसाइल छोड़ करके स्पेस के अंदर डेब्रिस फैला दिया, एसेट मिसाइल, मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर किया था। तो स्पेस डेब्रिस हम बढ़ा रहे हैं, उसके अलावा इस तरह के अनकंट्रोल्ड रॉकेट्स के कारण अर्थ पे कहीं भी खतरा बन जाता है। तो इन सब के कारण ये जो टर्म है रिस्पॉन्सिबल स्पेस बिहेवियर, ये मुझे लगता है मेंस में इस पर सवाल पूछा जा सकता है। 2 एग्जाम्पल याद कर लेना, लॉन्ग मार्च रॉकेट 5B ऑफ चाइना एंड इंडियाज एंटी सैटेलाइट मिसाइल एसेट जिसका नाम था मिशन शक्ति।
अब अगर आउट ऑफ कंट्रोल रॉकेट क्रैशेस की बात की जाए तो ऐसे और भी पहले होते रहे। ऐसा नहीं कि चाइना अकेला ऐसा देश है या उसकी स्पेस एजेंसी अकेली ऐसी है जहां पे आउट ऑफ कंट्रोल रॉकेट क्रैशेस होते रहते हैं। स्पेस एक्स का हाल फिलहाल में एक रॉकेट अर्थ पे आकर के गिर गया था अनकंट्रोल्ड तरीके से इन यूएस वाशिंगटन स्टेट। लेकिन इसमें हुआ क्या था कि स्पेस एक्स का ये जो रॉकेट है ये माल फंक्शन कर गया था, मतलब उड़ने के बाद खराब हो गया था और खराब होने के कारण आके गिर गया था। इट वॉज नॉट कोलैप्स्ड और इट वॉज नॉट अलाउड टू हिट द ग्राउंड बाई चॉइस, इट वॉज बाई फोर्स और बिकॉज ऑफ सम माल फंक्शन। लेकिन उसके अलावा भी हिस्ट्री में आप देखें तो 1978 में सोवियत यूनियन का एक न्यूक्लियर पावर्ड सैटेलाइट कनाडा में जाके गिर गया था, जिसके बाद रसिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी थी और रेडियो एक्टिव डेब्रिस को सफाई करने की। 1979 में नासा का स्पेस स्टेशन स्काई लैब वो नीचे आकर के ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कोलैप्स कर गया था और जिसके बाद उस टाइम के अमेरिकी प्रेसिडेंट जिमी कार्टर को ऑस्ट्रेलिया से माफ़ी मांगनी पड़ी थी। तो पहले भी इस तरह के अनकंट्रोल्ड एक्सप्लोजन या कोलिजन होते रहे हैं, बट हाल फिलहाल में चाइना इस तरह के अनकंट्रोल्ड कोलिजन ज़्यादा करा रहा है। अब जरा देखते हैं कि आखिर इस तरह के अनकंट्रोल्ड रॉकेट लैंडिंग से अर्थ को खतरा कितना है। देखिए, चांसेस ऑफ डैमेज तो बहुत कम है, बस क्योंकि 70% से भी तो ज़्यादा हमारा अर्थ सरफेस है दैट इज कवर्ड विथ ओशन। तो अगर अर्थ के ऊपर आकर के कोई रॉकेट गिरता भी है बर्न्ड पार्ट में तो भी 70% प्रोबेबिलिटी तो है कि वो ओशन में गिरेगा, और ओशन में गिरता है तो कोई भी खतरा नहीं है। और उसके अलावा कोई भी रॉकेट अगर वो हमारे एटमॉस्फेयर से होते हुए आकर के अर्थ पे गिरता है तो बीच में एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन के कारण उसमें आग तो लगेगी और वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है, या अगर गिरता भी है तो बहुत छोटे छोटे टुकड़े उसके गिरेंगे, उससे लाइफ और प्रॉपर्टी को ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। The next article is taken from national segment. It is about National Technology Day and this topic is important from our syllabus paper for science and technology point of view. तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे कल का दिन यानी कि 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया। हर साल 11 मई को हमारे देश में नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है और इस दिन हम लोग हमारे देश के अंदर जो इंजीनियर साइंटिस्ट हैं उनके कंट्रीब्यूशन को हम लोग रेस्पेक्ट देते हैं। और ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जा रहा है आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ लेट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। तो आखिर 11 मई की क्या खासियत है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डे, जिस कारण से इस दिन हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। तो देखिए, इसी दिन 1998 में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति, जिसके बाद इंडिया ने अपने आप को न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। और यही कारण है कि 11 में जिस दिन एक्सप्लोजन हुआ था, आपको याद होगा शायद से वो जॉन अब्राहम की मूवी थी परमाणु, उसमें दिखाया था ये ऑपरेशन शक्ति, तो इसी दिन किया गया था 11 मई को, जिसके बाद से अटल बिहारी वाजपेयी जी के रिकमेंडेशन के बाद इसको नेशनल टेक्नोलॉजी डे की तरह मनाया जाता है। अब अगर इंडिया के अंदर न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात की जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1998 11 मई को इंडिया ने अपने आप को न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर कर दिया। उसके पहले इंडिया का क्या स्टैंड रहा है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर के, वो जरा देखते हैं। राइट सिंस इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस के बाद से इंडिया हमेशा से इस फेवर में रहा है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ सिविलियन पर्पस के लिए होना चाहिए, मतलब पावर जनरेशन के लिए होना चाहिए, न्यूक्लियर पावर जनरेशन के लिए या मेडिकल इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन इसका वेपन बनाने में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से इसका इस्तेमाल जापान के ऊपर हुआ था, इस तरह का इस्तेमाल दोबारा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट न्यूक्लियर वेपन होने भी नहीं चाहिए। लेकिन जब 1962 वॉर हुआ और जब हम चाइना से हमें नुकसान झेलना पड़ा, हार झेलनी पड़ी, उसके बाद से इंडिया के अंदर न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने का डिमांड बार बार उठने लगा। और फिर जब 1966 में चाइना ने खुद का न्यूक्लियर वेपन बना लिया, तब तो इंडिया के अंदर न्यूक्लियर वेपन बनाने का डिमांड और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। और फिर 1974 में अंडर लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, इंडिया ने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा इन पोखरण एरिया ओनली। लेकिन यह ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा जब सक्सेसफुल हो गया, जिसमें हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, तो उस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद इंदिरा गांधी जी ने कहा कि दिस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वाज नॉट टू मेक न्यूक्लियर वेपन, this nuclear explosion was just to use nuclear technology for peaceful purposes like for medical purposes or for प्रोड्यूसिंग पावर इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी कारण से इस ऑपरेशन को नाम दिया गया पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। मतलब इसके बाद इंडिया ने फॉर्मली डिक्लेयर नहीं किया पूरी दुनिया भर में कि भाई हमारे पास अब न्यूक्लियर वेपन आ चुका है, न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बट फिर भी पूरे दुनिया भर ने मिल करके हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप एक अलग से बना दिया, वो सब तो आप जानते ही होंगे। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप तो मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में कवर किया है। तो ये थी 1974 की बात, जिसको हम लोग कहते हैं पोखरण 1
ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा. इट वॉज पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी. इंडिया कंफर्म दैट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड ओनली फॉर सिविलियन पर्पस. लेकिन फिर भी हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए गए और यही कारण है कि 1998 में हमने दोबारा से ऑपरेशन किया, ऑपरेशन शक्ति, और इस बार हमने कह के बोला कि भाई ये हमारा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो हमने इस्तेमाल किया है, दिस विल बी यूज्ड फॉर मिलिट्री न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी. मतलब हम इसके लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए. इंडिया कंफर्म्ड दैट इट मे यूज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर द मिलिट्री पर्पस ऑल्सो. एंड इसके साथ ही इंडिया डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट. न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनने के बाद इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी रिलीज की कि न्यूक्लियर की क्या पॉलिसी होगी हमारी. तो इंडिया ने कहा कि वी विल गो फॉर नो फर्स्ट यूज. तो मतलब किसी भी देश के खिलाफ हम पहले न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे. अगर वो हमारे खिलाफ न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करता है तभी हम यूज करेंगे. तो देयर विल बी नो फर्स्ट यूज बट मैसिव रिटेलिएशन. मतलब अगर हमारे खिलाफ न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होता है तो हम छोड़ेंगे भी नहीं, फिर जितनी ताकत होगी, जितना न्यूक्लियर वेपन होगा, सब मार डालेंगे. तो दिस इज नो फर्स्ट यूज बट मैसिव रिटेलिएशन. साथ ही साथ तीसरा प्रोविजन भी है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में दैट देयर विल बी नो यूज अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर स्टेट. तो जिस स्टेट के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है उसके खिलाफ हम न्यूक्लियर वेपन कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे. कई सारे ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, फॉर एग्जांपल इंडिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया. तो इन सारे देशों का और भी हैं जैसे कि यूएस, रसिया, यूके, पाकिस्तान, इजराइल, फ्रांस, इन सब के पास न्यूक्लियर वेपन है. इंडिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया ऐसे देश हैं जिन्होंने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपना रखी है. बट चाइना के नो फर्स्ट यूज पॉलिसी कंडीशनल है. चाइना कहता है कि मैं नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को वायलेट कर सकता हूं अगेंस्ट यूएस अगर यूएस ताइवान के मामले को लेकर के आता है. तो अगर वो ताइवान को कहता है कि इंडिपेंडेंट कंट्री है तो फिर मैं अमेरिका के खिलाफ पहले भी इस्तेमाल कर सकता हूं न्यूक्लियर वेपन. तो दैट मीन्स कि चाइना की जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है दैट इज कंडीशनल इन वन पर्टिकुलर केस, इन केस ऑफ यूएस इंटरवेंशन इन ताइवान. उसके अलावा कई सारे ऐसे देश हैं, यूएस, रसिया, यूके, पाकिस्तान, इजराइल और फ्रांस जैसे, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है बट दे डू नॉट हैव नो फर्स्ट यूज पॉलिसी. इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है. यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट. इट इज अबाउट होमो बोरगोहाइस. सो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू. आप सबको ये न्यूज़ तो मिली गई होगी, काफ़ी दुखद न्यूज़ है. एमिनेंट असमीज राइटर एंड जर्नलिस्ट होमेन बोरगोहाई साहब पास्ट अवे आफ्टर एट द एज ऑफ 88 ईयर्स आफ्टर बैटलिंग विथ पोस्ट कोविड-19 कॉम्प्लिकेशंस. तो होमन बोरगोहाई साहब के बारे में मुझे लगता है कि प्रीलिम्स में या एपीएससी मेंस में एक ना एक सवाल इस बार पक्का आएगा और इस कारण से उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मैंने यहाँ पे कवर किए हैं. होमन बोरगोहाई साहब को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था इन असमीज लैंग्वेज फॉर हिज नोवेल पिता पुत्र इन 1978. लेकिन उन्होंने इस साहित्य अकादमी अवार्ड को 2015 में रिटर्न कर दिया था भारत सरकार को, क्योंकि उनको लगा कि भारत सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं दे आर लीडिंग टू इनटॉलरेंस. हमारे समाज में इनटॉलरेंस बढ़ता जा रहा है, उसके पीछे सरकार जिम्मेदार है और उसको सरकार को कंडेम करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए उन्होंने फिर यह साहित्य अकादमी अवार्ड 2015 में रिटर्न कर दिया था भारत सरकार को. उसके अलावा at the time of death he was editor-in-chief of Assamese daily Niyomiya Birth. He was also president of Assam Sahitya Sabha from 2001 to 2002. Before starting his career in journalism, Homan Bourgohaï worked as Assam civil servant और ACS officer for a brief period. उनके कुछ important literary works के नाम मैंने यहाँ दे रखे हैं, इनको रट लेना प्रीलिम से पहले, इससे एक ना एक सवाल जरूर आएगा. उस टॉपिक के बेसिस पे मैंने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है. यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. In our segment, most probable prelims topics for upcoming UPSC, today we will cover topic number 161 to 165. Topic number 161 is about Gumti Wildlife Sanctuary. It is in Tripura. It covers overall area of 389 square kilometer. यहाँ पे अलग अलग तरह के जानवर मिलते हैं जैसे एशियन एलिफेंट, सांबर, वाटर बुफेलो, डियर, लीफ मंकी, सेरो इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना त्रिपुरा में ये मिलता है. वाइल्ड गोट एंड फ्यू माइग्रेटरी बर्ड्स. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 161. टॉपिक नंबर 162 is about seaplane services. So seaplane services started in Gujarat on 31st October, which is anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. It will connect Sabarmati riverfront in Ahmedabad to Statue of Unity in Kevadia. The service will be operated by SpiceJet Airlines. Please attempt this question based on topic number 162. Topic number 163 is INS Kavaratti. So INS Kavaratti is anti-submarine warfare ship. It is commissioned by Indian Navy.
90% of the INS Kavaratti is an indigenous content, मतलब developed in India itself. INS Kavaratti has been developed under Project 28 और also known as Kamorta class covert project of Indian Navy. इस Project 28 के अंतर्गत 4 एंटी सबमरीन वॉरफेयर बनाए गए हैं. सबसे पहला था INS Kamorta, दैट वाज कमिशन इन 2014. देन INS Kadmat, दैट वाज कमिशन इन 2016 विद इंडियन नेवी. तीसरा था INS Khiltan, दैट वाज कमिशन इन 2017. और अब INS Kavaratti, दैट वाज कमिशन इन 2020. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 163. टॉपिक नंबर 164 इज अबाउट पोल एक्सपेंडिचर. तो लॉ मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली इंक्रीज द सीलिंग ऑन पोल एक्सपेंडिचर फॉर द असेंबली एंड लोकसभा इलेक्शंस बाय 10%. और इसके लिए कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 को भी अमेंड किया जाएगा. आखिरी बार जब पोल एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया था दैट वाज इन 2014, जस्ट बिफोर लोकसभा इलेक्शंस. और पोल एक्सपेंडिचर को 10% बढ़ा दिया गया. मतलब लोकसभा में जहां पे 70 लाख अलाउड था पोल एक्सपेंडिचर, उसको बढ़ा के 77 लाख कर दिया गया है. स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जहां पे 54 लाख था उसको बढ़ा करके 59.4 लाख कर दिया गया. असेंबली पोल्स में जहां पे 28 लाख अलाउड था उसको बढ़ा करके 30.8 लाख कर दिया गया. और जहां पे 20 लाख अलाउड था उसको बढ़ा करके 22 lakhs कर दिया गया है. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 164. टॉपिक नंबर 165 इज अबाउट आयुष्मान सहकार स्कीम. इट इज ए यूनिक स्कीम टू असिस्ट कोऑपरेटिव्स टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएशन ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर. इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विल हेल्प द डिफरेंट कोऑपरेटिव्स टू डेवलप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक योगा वेलनेस सेंटर, पैलिएटिव केयर सर्विसेज, हेल्थ क्लब एंड जिम, ड्रग टेस्टिंग laboratory. Please attempt this question based on topic number 165. This is the answer of question number 156 to 160 that we are given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. अल अक्सा मॉस्क is located in Jerusalem city, so the correct answer will be option A, Jerusalem. Which of the following is true about OSIRIS mission is a probe to study asteroid Bennu? Absolutely correct. Orbit of asteroid Bennu is beyond orbit of Mars. This is wrong. हमने देखा कि कैसे asteroid Bennu का जो orbit है वो अर्थ के orbit को intersect करता है. Second statement is wrong. OSIRIS is an ISRO mission. Again this is wrong. It is NASA's mission. So the correct answer will be option D, one only. Swamitwa scheme is being implemented by Ministry of Panchayati Raj. So correct answer will be option C, Ministry of Panchayati Raj. That's all from our side for today. Thanks for watching.